बहुत दिन पहले सुल्तानपुर नाम के एक शहर के लोग वहां पर चूहे ज्यादा होने के कारण बहुत परेशान थे। किसान का सारा फसल नाश कर रहे थे। चूहे नए नए फसल को जाकर कुछ ही दिन में खराब कर देते थे। कुछ किसान जाकर अपने सरपंच को शिकायत किया। तभी एक दिन चुलबुल पांडे करके एक चूहे पकड़ने वाला सुल्तानपुर में आता है। चूहा पकड़ता हूँ, चूहा पकड़ता हूँ, जितना भी बड़ा हो या जितना भी ज्यादा हो, चूहा पकड़ता हूँ। उसको सुनकर सरपंच गिरीश ने उसको बुलवाया और ऐसा बोला, अरे ओ चुलबुल पांडे, हमारे गांव में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर तुम उन सबको पकड़ोगे तो मैं तुम्हें चूहे का 50 रुपए दूंगा। एक चूहे के लिए 50 रुपए? ठीक है साहब, मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं सब चूहों को पकड़ूंगा। ऐसा बोलकर सिर्फ 2 ही दिन में चुलबुल सारे चूहों को पकड़ता है। कुल मिलाकर 1000 चूहों को एक पिंजरे में बंद करके गिरीश के यहाँ लेके आता है। तभी सरपंच, अरे वाह चुलबुल पांडे, बहुत अच्छा काम किया रे। ये लो तुम्हारा 50,000 रुपए। अब तुम इन चूहों को कहीं दूर ले जाकर मार देना, ठीक है? गिरीश की बात सुनकर चुलबुल पांडे सोच में पड़ जाता है। अरे ओ चूहों, मैं आपको कैसे मार सकता? आप ही की वजह से मैंने 50,000 रुपए कमाया है। मैं आपको कहीं दूर ले जाकर वहां पर छोड़ देता हूं। आप किसी को तकलीफ किए बिना आराम से खाओ और जियो। ऐसा सोचकर चुलबुल ने सारे चूहों को गांव से दूर ले जाकर छोड़ देता है। ये उसी गांव का एक आदमी देख लेता है और आकर सरपंच गिरीश को बोल देता है। तभी सरपंच और गांव के लोग चुलबुल पांडे की घर आते हैं और उसको पकड़कर बहुत पीटते हैं। चुलबुल की बात को नहीं सुनते हैं, उसकी घर को भी तोड़ देते हैं। अभी चुलबुल के पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी रोते हुए चुलबुल पांडे ने, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मैंने उन चूहों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी चूहों का भगवान एक चूहे के रूप में प्रत्यक्ष होकर ऐसा बोलते हैं, उदास मत हो चुलबुल, मैं तुम्हें एक विशाल चूहे की आकार में सोने का घर देता हूँ, उसी में तुम रहो। उस चूहे की मुंह से तुम्हें जब चाहिए सोने के सिक्के मिलेंगे, उनसे तुम खुशी से रहना। और देखते ही देखते एक विशाल सोने का चूहा का घर आ जाता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और चुलबुल उसके सामने जाते ही सोने के सिक्के उसके मुंह से निकलते हैं। उन सिक्कों को उसी गांव के लोगों में बांटकर अपना काम करते हुए खुशी खुशी से रहने लगता है। भूमिगत खरगोश। एक समय की बात है, एक छोटे से जंगल में एक खरगोश और उसके 2 बच्चे रहा करते थे, टोनी और गोनी। वो तीनों एक बिल में रहा करते थे। टोनी एक खेलता कूदता खरगोश था। उसे बिल से बाहर निकलकर खेलना बहुत पसंद था। वो रोज बाहर जाकर खेलता था। वहीं दूसरी ओर गोनी बाहर निकलने से हमेशा डरा करता था। ना तो खेलता था और ना ही बाहर निकलता था। अरे गोनी बेटा, बाहर जाकर अपने भाई के साथ खेलते क्यों नहीं? नहीं माँ, मुझे डर लगता है। शेर आ गया तो? बारिश हो गई तो? सांप आया तो? अरे तो क्या, बिल में वापस आ जाना। चलो अब डरो मत और बाहर खेलने जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पेड़ गिर गया तो? लोमड़ी आ गई तो? गोनी की माँ उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। गोनी की माँ तंग आकर खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। टोनी बाहर खेलता है और गोनी बिल के अंदर बैठा रहता है। अगले दिन जब माँ खरगोश खाना ढूंढने जाने लगती है, वो गोनी से पूछती है, बेटा मेरे साथ बाहर चलोगे? नहीं माँ नहीं, शेर आ गया तो? तूफान आ गया तो? माँ गोनी को समझाने की बहुत कोशिश करती है,
लेकिन तभी अचानक से धरती हिलने लगती है। भूकंप, भूकंप, गोनी, टोनी, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी। गोनी, नहीं माँ, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बेटा, अगर अब बाहर नहीं निकलोगे तो यहीं दबकर मर जाओगे। चलो जल्दी बाहर। गोनी डरता है और बाहर आ जाता है। कुछ देर में भूकंप बंद हो जाता है। उफ, भूकंप के झटके। गोनी, अब अंदर वापस चलो। नहीं नहीं माँ, अब मैं बाहर ही रहूंगा। भूकंप फिर आ गया तो? अरे बेटा, अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? भूकंप तो हमें बाहर निकालने के लिए ही आया था, और वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बाहर नहीं निकलते हो ना, इसीलिए भगवान ने तुम्हें समझाया कि बाहर आकर देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। जरा अपने चारों तरफ देखो। गोनी चारों तरफ देखता है और उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। गोनी अब माँ की बात समझ गया था और कहता है, ठीक है माँ, कुछ देर टोनी के साथ खेल लेता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में अमित नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी एक गैया भी थी। एक बार अमित की माँ काफी बीमार हो जाती है और उससे कहती है, बेटा, तुम हमारी गैया का अच्छे से ख्याल रखना। यह तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेगी। इसे कभी अकेला मत छोड़ना बेटा। कुछ दिनों के बाद अमित की माँ की मृत्यु हो जाती है। अमित अपने खेतों में खूब मेहनत से काम करता है। कुछ महीनों बाद अचानक तूफान आ जाने के कारण उसकी सारी मेहनत बिखर जाती है। सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं। उसके घर की छत भी टूट जाती है। नहीं, नहीं, अब मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा? मेरा घर, मेरे खेत नष्ट हो गए। अब कमाई का कोई साधन नहीं रहा। माँ, तू भी चली गई। मैं क्या करूँ? अमित तभी अपनी गैया को देखता है और कहता है, माफ कर देना मुझे माँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगले दिन अमित गैया को एक आदमी के पास बेचने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में गैया भागने लगती है। अरे अरे गैया, कहाँ जा रही हो? भागो मत, अब तुम ही मेरा सहारा हो। अगर तुम यूं भाग गई तो मैं क्या करूँगा? अमित गैया का पीछा करता है। गैया अमित को एक जंगल में ले जाती है। वो जंगल बहुत घना था। जंगल में वो एक बड़े से पेड़ के पीछे जाती है और वहाँ पर एक सोने के घर में अमित को धक्का दे देती है। अरे ये क्या? ये घर तो सोने का है। हीरे, जवाहरात, गहने, पैसा, इतना सब कुछ। ये पूरा का पूरा घर ही सोने का है। तो क्या माँ सच कहती थी? ये गैया कोई आम गैया नहीं लगती। इसने तो मेरी बहुत मदद कर दी। मुझे माफ करना गैया। गैया प्यार से सिर हिला देती है। अमित वहाँ से कुछ जवाहरात और पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले ही दिन वो उन पैसों से एक नया घर खरीद लेता है और फिर से अपने खेतों में मेहनत करके फसल उगाने लगता है। उसके बाद कभी भी वो अपनी गैया को अकेला नहीं छोड़ता। ऐसे मुश्किल समय में तुमने मेरी मदद की है। तुम भी मेरी माँ जैसी हो। माँ चली गई तो क्या, तुम तो हो ना। अमित और गैया का प्यार हमेशा बना रहता है और दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए रहने लगते हैं। गर्भवती ऊंट का दर्द। एक समय की बात है, एक गर्भवती ऊंट जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। गर्भवती ऊंट घर की ओर जाने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन तूफान इतनी तेज हो जाता है और पेड़ अचानक उस ऊंट के ऊपर गिर जाता है। बचाओ, बचाओ! आह, आह! गर्भवती ऊंट को बहुत दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उठने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पेड़ बहुत बड़ा था। घंटों तक वो उसमें फंसी रहती है और दर्द के मारे कराहती रहती है। जैसे ही बारिश बंद हो जाती है,
मिंटू नाम का हाथी वहाँ से गुजर रहा होता है। जब वो ऊंट को देखता है तो कहता है, अरे नहीं, क्या आप ठीक हो? ठीक तो हो ना आप? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मिंटू पूरी ताकत के साथ पेड़ को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। ओह, जल्दी कुछ करो मिंटू, जल्दी कुछ करो। मिंटू ऊंट को दर्द में देखकर रोने लगता है और भागकर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपने पिताजी को साथ वापस लेकर लौटता है। मिंटू के पापा अपनी सूंड से तुरंत ही पेड़ को उठा लेते हैं और गर्भवती ऊंट को बचा लेते हैं। ऊंट दर्द से बेहोश हो गई थी। मिंटू और उसके पापा उसको अपने घर ले जाते हैं, उसकी बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन उसे होश आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप अपने घर ले आए। शुक्र है ये पेड़ मेरे पैर पर गिरा, नहीं तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाता। नहीं नहीं, आप यहाँ आराम करिए, ये आप ही का घर है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। कुछ दिनों तक मिंटू और उसके पापा ऊंट की खूब सेवा करते हैं। वैद्य को बुलाकर उसका पूरा इलाज भी करवा देते हैं। कुछ दिनों में गर्भवती ऊंट एक नन्हे ऊंट को जन्म देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों के बिना मैं और मेरा बच्चा आज शायद ना होते। आप दोनों जैसा मददगार मैंने कोई नहीं देखा। मेरी माँ भी जब मेरी छोटी बहन के साथ गर्भवती थी, तब एक इंसान ने उन्हें पटाखे वाले अनानास खिला दिए थे। इस कारण मेरी माँ और बहन आज हमारे साथ नहीं हैं। तभी हमने आपकी बहुत सेवा की। आप अपना और इस छोटी ऊंट का ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। भगवान तुम्हें खुश रखे।